Hello everyone. Good morning to everyone. Let's continue with the this book series, and in which I targeted my own book, a review book of manual therapy. As you can see, the flyer or the poster cover, that's the cover page of my book, a review book of manual therapy by Dr. Dilip Kumar for physiotherapist. This is volume two, and earlier in 2023, I launched the volume one as well. That was purely for the undergraduate student. This is for both the undergrad and graduate students as well. So let's continue with the chapter three, chapter two, one and two. They are already uploaded on my YouTube channel. तो चैप्टर थ्री का हम आगाज करते हैं। पार्ट थ्री या चैप्टर थ्री का नाम है ट्रांसलेटेड ज्वाइंट प्ले, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है केल्टन बॉन्ड का, जो कि मेन पिलर है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विद इन ईच जॉइंट द सर्टेन पोजिशन एग्जिस्ट वेयर द कैप्सूल एंड लिगामेंट एग्जिबिट द लूजनेस और टाइटनेस। हमने पहले भी डिस्कस किया था। कैप्सूल की जॉइंट की दो पोजीशन मेनली पांच होती हैं, लेकिन मेनली हम जो दो पढ़ते हैं क्लोज पेक एंड ओपन पेक। क्लोज पेक एंड ओपन पेक में क्या होता है कि क्लोज पेक में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टाइट होती हैं, ओपन पेक में लूज होती है। तो ये वही बात कर रहा है कि हर जॉइंट के अंदर बेसिकली कुछ ऐसी पोजीशन होती है जिनको हम जॉइंट पोजीशन का नाम देते हैं। वहां पर जो कैप्सूल या जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें लूजनेस है तो मतलब ओपन पेक, अगर टाइटनेस है तो क्लोज पेक वगैरह। उसकी वजह से क्या होता है, इन लूजनेस की वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रिसाइज जॉइंट मूवमेंट्स होती हैं। तो दिस लूजनेस बेसिकली इनेबल द माइनर येट प्रिसाइज द जॉइंट मूवमेंट, जिनको आप ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट का नाम देते हो। दैट कैन बी ड्यू टू द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो इंटरनल किसी फैक्टर की वजह से भी हो सकता है लाइक स्ट्रक्चर, इंट्राकैप्सुलर स्ट्रक्चर, या कोई एक्सटर्नल भी हो सकता है लाइक द पैसिव फोर्स। पैसिवली भी आप ये ग्लाइड वगैरह करवा सकते हो। एंड दीज फोर्स बेसिकली एक्टिंग एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। these movements मतलब ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड द जॉइंट प्ले, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दे आर इनवॉलंटरली, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं होते, वॉलंटरली हम इनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। एंड दे आर असेसरी इन नेचर बिकॉज दे आर नॉट द फिजियोलॉजिकली फंक्शनल essential for facilitating the smooth and painless execution of the active movement. But whenever you perform the active movement and you have to perform the full range, आप एक्टिव रेंज कोई भी मूवमेंट एक्टिव मूवमेंट हो वो फुल रेंज तक ले जाओ तो इनका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इनवॉलंटरली है, एसेसरी है, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है जॉइंट मोबिलाइजेशन का? मेनली इज टू रिस्टोर द नॉर्मल जॉइंट फंक्शन विदाउट द पेन। जो हम जॉइंट मोबिलाइजेशन करते हैं तो जॉइंट मोबिलाइजेशन की वजह से पांचवा चैप्टर जो है वो जॉइंट मोबिलाइजेशन के ऊपर है पूरा। जॉइंट मोबिलाइजेशन की मेन इंडिकेशन क्या है? हाइपोमोबिलिटी। और यही हमारा पर्पज है कि हम मोबिलिटी को गेन करें, रिस्टोर करें बगैर रुकावट के, बगैर पेन के। दिस इन्वॉल्व द री इंटीग्रेटिंग द जॉइंट प्ले। और इसी जॉइंट मोबिलाइजेशन को, अगर मोबिलिटी को स्टोर करना है और आप जॉइंट मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रहे हो बेसिकली, तो इसमें क्या होता है, दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स द री इंटीग्रेटिंग द जॉइंट प्ले। ये बेसिकली वर्क करता है ऑन द जॉइंट प्ले। जो जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हैं, ग्लाइडिंग, हम सबको पता है मोबिलाइजेशन मकसद क्या है कि ग्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग हो गया, स्लाइडिंग हो गया, रोलिंग हो गया, स्पिन हो गया। तो ये ग्लाइडिंग क्या है? जॉइंट प्ले मूवमेंट्स है, ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, री इंटीग्रेट हम करते हैं, जॉइंट प्ले को अप्लाई करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट है। रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मतलब हाइपोमोबाइल जॉइंट पे। फॉर व्हाट पर्पस? इन ऑर्डर टू रिस्टोर या टू नॉर्मलाइज द रोल ग्लाइडिंग मैकेनिज्म विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिव मूवमेंट, ठीक है। इन द ओएमटी केल्टन बॉन्ड कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस किया था, हम वी वर यूजिंग द ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट about the treatment plan. We were discussing about the treatment plan for both purpose, for the evaluating and treating any musculoskeletal disorder. But now these movements are also important for maintaining the overall integrity and function of a joint. मतलब ना कि किसी जॉइंट को असेस और ट्रीट करना, एग्जामिन करने के लिए पहले इस्तेमाल करते थे, वो तो एज ए एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू था। बट दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज जॉइंट प्ले, दिस ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट्स आर वेरी important for maintaining the overall integrity and functionality of a joint। किसी भी joint के लिए ये movement बड़ी उनको healthy रखने के लिए, उनको मोबाइल रखने के लिए needed होती हैं, दरकार होती हैं या important होती हैं। तो as they contribute to the joint lubrication, अगर आपको पता है joint के अंदर mobility नहीं होगी तो वो तो fused हो जाएगा, just like adhesive capsulitis या just like the immobility। जो prolonged bed positions है, prolonged sedentary lifestyle है, वो joint fuse कैसे होते हैं? Just because of the lack of the mobility, lack of the movement या immobility indirectly। So they overall contribute to the all joint lubrication, nutrition and the proprioception, मतलब joint position। So passively we apply these translated
joint plane movements like the traction, compression and gliding joint plane movement in order to evaluate any joint function. किसी भी joint function को evaluate करने के लिए, जिस तरह मैंने last time डिस्कस किया था कि डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड की किस तरफ ज्वाइंट की ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है, उसके लिए भी कल्टनबॉर्न ने दो फार्मूले दिए हुए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। जस्ट लाइक कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल, ये भी मेथड इन्हीं का है, इन्हीं काम के लिए बना है, ताकि हमें ये पता चले कि किस रिस्ट्रिक्शन में, किस डायरेक्शन में ग्लाइड या ज्वाइंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है बेसिकली। ठीक है, और फिर उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं एंड देन वी अप्लाई द ज्वाइंट ट्रांसलेटेड, मतलब ग्लाइडिंग translated joint plane movement, they are also used to evaluate a joint that in which direction it is restricted, and then after getting that after getting the direction of restriction, we also apply these glides in order to achieve, in order to restore the joint mobility। joint की motion को assess करने के लिए और joint की motion को regain करने के लिए भी हम ये दोनों glide use करते हैं। ठीक है, तो coming to the first another concept we have, जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी, दी ट्रांसलेटेड दी कैल्टनबॉर्न ट्रीटमेंट प्लान। कैल्टनबॉर्न ट्रीटमेंट प्लान, जैसे कि मैंने बताया था, एक प्लान है बेसिकली जो हमेशा कॉन्केव सरफेस पे होता है। मैं आपको आगे पिक्चर दिखाता हूँ। कैल्टनबॉर्न ट्रीटमेंट प्लान इज डिफाइंड एज अ प्लान, एक प्लान है जो इंटरसेक्ट करता है ज्वाइंट के और परपेंडिकुलर रन करता है लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। इफ यू रिमेंबर द लेक्चर वन, जिसमें मैंने कहा था कि एक्सेस और प्लेन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब आसान लफ्जों में, एक्सिस वो होता है जिसके अराउंड मूवमेंट होती है, मतलब जिस पे मूवमेंट होती है, जिस पे, और प्लेन में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो प्लेन में मूवमेंट होती है, वो एक प्लेन है, एक सरफेस है, और एक्सिस एक पॉइंट है, लाइक फलक्रम है, लाइक जॉइंट है, जिस पे मूवमेंट होती है। तो इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सरफेसेस, तो कॉन्वेक्स जो सरफेस है उसके सेंटर पे अगर कोई पॉइंट है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, वो एक्सेस हो सकता है, और प्लेन हमेशा कॉन्केव सरफेस पे होता है। जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू द कैल्टनबॉर्न ट्रीटमेंट प्लान जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन किस पे होगा? कॉन्केव सरफेस पे। ये मैंने पॉइंट आगे लिखी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा? विद इन द कॉन्वेक्स बॉडी पार्ट। तो कॉन्केव कहाँ पर होगा? विद इन द ट्रीटमेंट प्लान कहाँ पे होगा? विद इन द कॉन्केव पार्ट। ये चीजें हमें याद रखनी है। तो दिस सेकंड पैराग्राफ पढ़ लें। दिस प्लान इज सिचुएटेड बेसिकली ऑन द कॉन्केव आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एवरी जॉइंट। हर जॉइंट के दो आर्टिकुलर सरफेस होंगे, एक कॉन्वेक्स है साइनोवियल जॉइंट में, एक कॉन्केव है। कॉन्केव सरफेस पे हमेशा ट्रीटमेंट प्लान होता है। अब अगर आप पिक्चर देखें तो लेफ्ट साइड पे जो कॉन्केव सरफेस है, आप इमेजिन करें कि ये आपका कोई भी साइनोवियल जॉइंट हो सकता है। जस्ट इमेजिन दिस इज द ग्लिनोइड पार्ट फॉर एग्जाम्पल, और कॉन्वेक्स पार्ट इसका ह्यूमरल हेड है। जस्ट इन ऑर्डर टू, जस्ट फॉर अ डिस्प्ले पर्पज मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। वट एवर द जॉइंट इज, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। तो जो कॉन्केव पार्ट है, इस पे जो लाइन बिल्कुल पैरेलल इसके क्रॉस कर रही है, ये ट्रीटमेंट प्लान है, क्योंकि ये कॉन्केव सरफेस है। और इसी का कॉन्वेक्स पार्ट के बिल्कुल सेंटर से, जहां से वो लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस कर रही है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इफ यू सी की प्लान और एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो दिस प्लान जो कि ट्रीटमेंट प्लान है, वो सिर्फ हमेशा कॉन्केव सरफेस पे होगा। नंबर वन थिंग, वट एवर द ज्वाइंट इज, बट चाहे मूविंग पार्ट कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो, ये ट्रीटमेंट प्लान हमेशा कॉन्केव पे रहेगा। एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू असिस्ट द जॉइंट प्ले और टू परफॉर्म द जॉइंट मोबिलाइजेशन। क्योंकि जब आप जॉइंट मोबिलाइजेशन परफॉर्म करते हो, लेट सपोज, तो आप डिपेंड करता है कि इसके पैरेलल जा रहे हो या परपेंडिकुलर जा रहे हो। व्हेन यू परफॉर्म द ट्रैक्शन, यू अप्लाई द परपेंडिकुलर टू इट, आप इसको पुल आउट करोगे। तो ट्रैक्शन और कंप्रेशन इसके पैरेलल होती है, ग्लाइडिंग इसके परपेंडिकुलर होती है, ग्लाइड इसके पैरेलल होती है। बहरहाल वट एवर द मूवमेंट यू परफॉर्म, इट डिपेंड्स, बट द कॉन्केव पार्ट विल ऑलवेज बी हैविंग अ ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान कभी भी कॉन्वेक्स पे नहीं होगा, हमेशा कॉन्केव पे होगा। आगे प्रोसीड करते हैं कि उसके बाद है ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट, जो कि मेन टॉपिक है। तो ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले एक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हैं जो विद इन द जॉइंट होती हैं, किसी भी जॉइंट सरफेसेस पे होती हैं। जब से पहले है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मकसद क्या होता है कि दो आर्टिकुलर सरफेस को पुल करना, एक दूसरे से अवे करना। तो यू कैन कॉल इट द सेपरेशन। सो बाय डेफिनेशन ट्रैक्शन इज अ लीनियर ट्रांसलेटेड मूवमेंट, जो कि हमेशा एट राइट एंगल पे होगी। राइट एंगल पे कैसे होगी? ऊपर आपने पिक्चर देखी कि कॉन्केव सरफेस पे जो पैरेलल प्लेन है वो आपका ट्रीटमेंट प्लेन है, जो लाइन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन निकल रही है, वो उसका एक्सेस समझ लो। फॉर एग्जाम्पल वो मूवमेंट समझ लो, तो वो मूवमेंट उसके परपेंडिकुलर होगी। सो व्हेन यू डिपार्ट, व्हेन यू सेपरेट द टू आर्टिकुलर सरफेस, दैट इज one surface is a convex which is at a perpendicular to the treatment plan, so you are performing the traction, and when you apply the reverse,
व्हेन यू ब्रिंग द बोथ जॉइंट टुगेदर दैट इज अप्रोक्सीमेशन व्हिच इज कॉल्ड कंप्रेशन, वो भी परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। तो द ट्रैक्शन इज बेसिकली अ लीनियर ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट जो कि एट अ परपेंडिकुलर होती है, और यू नीड टू ब्रिंग द आर्टिकुलर सरफेस अवे फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लान। करते क्यों है, थेरेपेटिक पर्पस क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। इट ऑफन रिफर्स टू अ थेरेपेटिक टेक्निक जो कि हम यूज करते हैं मैनुअल थेरेपी में, जहाँ पे एक जेंटल पुलिंग फोर्स लगाया जाता है और एक आर्टिकुलर सरफेस को, मैं आगे आपको पिक्चर दिखाता हूँ, दूसरे आर्टिकुलर सरफेस से खींच के अलग कर दी जाती है, जिस तरह हम सर्वाइकल फ्रैक्शन में भी इसी तरह करते हैं। तो इस टेक्निक का पर्पस क्या है कि ये स्पेस क्रिएट हो बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस, जो आर्टिकुलर सरफेस आपको लगता है कि गैप कम है, फ्यूज्ड है, वहां पे ये चीजें अप्लाई करते हो। ना कि सिर्फ अप्लाई कर सकते हो ट्रैक्शन पर, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है। तो दिस टेक्निक इज एम टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द जॉइंट सरफेस इन ऑर्डर टू डीकम्प्रेस। डी वर्ड जिस वर्ड से पहले आता है वो उसको रिवर्स, कंप्रेशन का रिवर्स डीकम्प्रेशन, ठीक है। एंड देन दी डीकम्प्रेस द स्पाइनल स्ट्रक्चर, स्पाइन पे भी ये होती है, एंड अल्टीमेटली स्ट्रेचिंग द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर वगैरह। ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म मैनुअली बाय द थेरापिस्ट, मैनुअल ट्रैक्शन भी होती है, बेल्ट के थ्रू भी हो सकती है विद द असिस्टेंट ऑफ द बेल्ट, या विद द असिस्टेंस ऑफ एनी मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल ट्रैक्शन भी होती है, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज आर यूटिलाइज टू रिलीव द पेन, अगर कहीं पे नर्व स्ट्रक्चर वगैरह कॉम्प्रोमाइज है तो वहां पर भी हम देते हैं, या इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द जॉइंट मोबिलिटी, या इनडायरेक्टली टू प्रोमोट द हीलिंग। काफी ऐसी कंडीशन है, स्पाइनल डिस्क पैथोलॉजीज होती हैं, नर्व इम्प्रिजमेंट होती हैं, वहां पे रिलीफ के साथ साथ हम हीलिंग को प्रोमोट, एक नर्व कंप्रेस्ड है फॉर एग्जाम्पल, उसको ट्रैक्शन से रिलीफ के साथ साथ टाइम भी मिलेगा हील होने का, ठीक है। तो अब मैं आपको ट्रैक्शन की पिक्चर दिखाता हूँ। अब हमारे पास एक और पिक्चर है, एज यू कैन सी, ग्लाइडिंग वाली लाइन मैंने हटा कट कर दी है। जो ग्लाइड लिखा हुआ है ना, GLIDE नहीं लिखा हुआ, उसको मैंने जानबूझ के कट किया है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन अगर आप देखें और डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड देखें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, परपेंडिकुलर है। अब आपके राइट साइड पे ट्रीटमेंट प्लान है, ठीक है, आपके ऑन योर राइट साइड, ऑन योर लेफ्ट साइड इज अ कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो अब जब आप इसको दोनों पुल करोगे तो कैन यू सी द डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के एरो का निशान शो हो रहा है, यू नीड टू पुल इट देम अपार्ट, दिस इज कॉल्ड द ट्रैक्शन यू कॉल। दिस कैन बी गिवन इन सिटिंग, सुपाइन, एटसेट्रा। बट शोल्डर की अगर बात करो, साइनेबल जॉइंट की करो, तो हिप को डिस्ट्रक्शन हम सुपाइन में देते हैं, शोल्डर को भी सुपाइन में देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कंप्रेशन इज द रिवर्स ऑफ द डीकम्प्रेशन, ट्रैक्शन का रिवर्स है विच इज कॉल्ड द अप्रोक्सीमेशन। इट इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसलेटेड मूवमेंट जो कि परपेंडिकुलर होती है ट्रीटमेंट प्लान के, लेकिन इसमें मूवमेंट अवे फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लान नहीं होती, टूवर्ड ट्रीटमेंट प्लान होती है, एट अ राइट एंगल, एट अ परपेंडिकुलर, एट अ 90 डिग्री, बट इट इज परफॉर्म्ड टूवर्ड दी ट्रीटमेंट प्लान, नॉट अवे। मैं आपको आगे पिक्चर दिखाता हूँ। कंप्रेशन का मकसद क्या होता है, कंप्रेशन से ट्रैक्शन से दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस डिपार्ट हो रहे थे, कंप्रेशन से दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। एंड फिर सवाल ये कि ये क्यों बेनिफिट है, जिस तरह स्पर्लिंग टेस्ट है सर्वाइकल कंप्रेशन में, हम VBI वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम या वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट को चेक करने के लिए जानबूझ के जॉइंट्स को कंप्रेस कर रहे होते हैं। तो जॉइंट कंप्रेशन इज आल्सो यूजफुल एज अ इवोल्यूशन टेक्निक, एज अ एग्जामिनेशन टेक्निक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट करने के लिए आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लीजन्स को इन्वॉल्व करने के लिए। लेट सपोज, मतलब अगर कोई आर्टिकुलर, जो आर्टिकुलर सर्फेसिस की कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर बाहर की स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व है, तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देम वी परफॉर्म दिस जॉइंट कंप्रेशन। so if it often refers to the application of a force, इसमें एक फोर्स जाहिर सी बात है लगेगा, ट्रैक्शन में भी लगता है, लेकिन ट्रैक्शन में अवे करने के लिए, यहाँ पे टूवर्ड लाने के लिए ये फोर्स क्या करेगा, पुश करेगा, स्क्वीज करेगा एक आर्टिकुलर सरफेस को दूसरे आर्टिकुलर सरफेस की तरफ, और बीच में जो भी स्ट्रक्चर्स होंगी वो स्क्वीज हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। सो इन द कंटेस्ट ऑफ द मैनुअल थेरेपी या फिजिकल थेरेपी में ज्वाइंट कंप्रेशन जो यूज होती है ज्वाइंट्स, मसल या सॉफ्ट टिश्यू में, या बहुत सारी टेक्निक्स हैं लाइक मैनुअल प्रेशर है, उसमें भी हम कंप्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, रैपिंग है, ब्रेसेस हैं, दे आर अल्टरनेट मेथड्स, दे आर अल्टरनेटेड मेथड यूज टू कंप्रेस द स्ट्रक्चर। आप जब ब्रेस पहनाते हो, बेल्ट पहनाते हो, POP पहनाते हो, तो वो भी तो स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर रही होती है बेसिकली। तो अल्टीमेटली द पर्पज ऑफ कंप्रेशन इज बेसिकली टू प्रोमोट द स्टेबिलिटी। लाइक अगर कहीं पे ज्वाइंट जो है डिपार्ट हो गया, डिसलोकेट हो गया, तो उसको कंप्रेस करना लाजिम होता है। तो कंप्रेशन थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव। कहीं पे ब्लीडिंग हो गई है, लेट सपोज स्वेलिंग एडिमा में भी हम टैपिंग वो कंप्रेशन कराते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, जिस तरह DVT में स्टॉकिंग पहना दी जाती है, तो वो भी अल्टीमेटली उसको कंप्रेस कर रही है ताकि वो चीज फैले ना। सो देर आर द सेवरल मेथड्स फॉर द कंप्रेशन, लेकिन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द जॉइंट कंप्रेशन बेसिकली, ठीक है। there's another picture for the compression, as you can see on your right side, जो वर्टिकल लाइन है बेसिकली वो ट्रीटमेंट प्लान है, और वही कॉन्केव पार्ट है।
तो वहां पर जो है एक पार्ट कॉन्वेक्स पार्ट का तीर का निशान अगर आप देखें तो वो टूवर्ड दूसरे सेकंड आर्टिकुलर सरफेस की तरफ आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द कंप्रेशन या अप्रोक्सीमेशन। देन वी हैव अ ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का डायरेक्शन और ट्रैक्शन का एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट तो नहीं, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। लेट्स सी, ग्लाइडिंग इज ऑलवेज पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लान, एंड ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन जो है दे ऑल आर ऑलवेज एट अ परपेंडिकुलर एट अ 90 डिग्री, बट दे ऑल थ्री आर द बेसिकली ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट। तो द ट्रांसलेटरिक जो रोल ग्लाइडिंग है, ट्रांसलेटरिक ग्लाइडिंग है, वो जॉइंट लास्ट भी मैंने लास्ट लेक्चर में ग्लाइडिंग और रोलिंग की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी अलग अलग से। तो ट्रांसलेटेड जो ग्लाइडिंग है वो भी ज्वाइंट प्ले की मूवमेंट तो है, बट इज ऑलवेज परफॉर्म पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लान। वो ट्रीटमेंट प्लान के हमेशा पैरेलल होती है। तो ट्रांसलेटेड जो ग्लाइडिंग है वो आल्सो पॉसिबल ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है किसी भी ज्वाइंट को आप इतना ग्लाइड नहीं दे सकोगे, तो जाहिर सी बात है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल होती है, क्योंकि कर्व सरफेसेस हैं, दे आर नॉट परफेक्टली कॉन्ग्रुएंट एक्सेट्रा। ग्रेड वन ट्रैक्शन इज ऑलवेज परफॉर्म साइमल्टेनियसली विद द, काफी लोग ग्रेड वन फ्रैक्शन जो है वो भी परफॉर्म करते हैं साइमल्टेनियसली विद द ट्रांसलेटेड ग्लाइड। उसका पर्पज है क्योंकि ज्वाइंट अगर फ्यूज्ड है, फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस अगर इतने फ्यूज्ड हैं, तो जब आप कॉनकेव पार्ट को या कॉन्वेक्स पार्ट को ऊपर ग्लाइड करोगे तो मे भी वो उसके साथ कोलाइड करे, इसीलिए समटाइम ट्रैक्शन भी दी जाती है। सो ये लाइन उस चीज को इंडिकेट करती है, ट्रैक्शन देके जब आप ग्लाइड करोगे तो पेशेंट को पेन भी नहीं होगा। सो द ग्रेड वन ट्रैक्शन is also oftenly performed along with simultaneously with the translated gliding movement as you can see in the picture। ठीक है, अब ग्लाइड का डायरेक्शन चेक करें और ट्रीटमेंट प्लान के पैरेलल है, और ट्रैक्शन और कंप्रेशन की बात करें तो ट्रीटमेंट प्लान के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो वी आर डन विद द ग्लाइडिंग एज वेल। Now come the main thing, the main concept by the Freddie Kaltenborn, how to determine the direction of restricted gliding। डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइडिंग को चेक करने के लिए दो मेथड है जो कैल्टन बॉन्ड ने अपनी बुक में भी लिखा है। एक है ग्लाइड टेस्ट और दूसरा है कैल्टन बॉन्ड कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल। ग्लाइड टेस्ट में क्या होता है कि आप पहले उसको ग्लाइड करते हो, जिस तरह मैंने आपको एक स्पेशल टेस्ट का नाम लिया था, लोड एंड शिफ्ट टेस्ट। उसमें आप क्या करते हो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर वी हैव ए एंड बी। अब आप देखें ए और बी को अगर देखें तो आप क्या हो रहा है कि पहले कॉन्वेक्स सरफेस को आप पकड़ते हो। लोड एंड शिफ्ट टेस्ट की अगर मैं बात करूं, आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक कॉन्वेक्स सरफेस को, लेट्स सपोज ह्यूमरल हेड है, उसको पकड़कर आप ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हो। यू आर व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर गिविंग हिम ग्लाइडिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। देन यू कंपेयर विद द राइट, अगर आप राइट पे अप्लाई कर रहे हो, यू विल कंपेयर विद द अपोजिट वन, दैट वुड बी द लेफ्ट। तो लेफ्ट से कंपेयर करते हैं एंड देन यू चेक कि किस डायरेक्शन में मजीद लचक या मजीद जाने की इजाजत मिल रही है। एंड दीज लोड एंड शिफ्ट टेस्ट बेसिकली यूज्ड फॉर द स्टेबिलिटी टेस्ट। अगर वो एंटीरियरली ज्यादा डायरेक्शन में जा रहा है, यू विल से देयर इज अ एंटीरियरली डेफिसिट फॉर एनी लिगामेंट, क्योंकि स्टेबिलिटी लिगामेंट ही देते हैं, तो यू कॉल दिस इज द एंटीरियर इंस्टेबिलिटी टेस्ट। एंड यू गो व्हेन यू पोस्टीरियरली, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी। इसीलिए इन टेस्ट का दूसरा नाम एंटीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट भी है और पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट भी है। बहरहाल, तो ग्लाइड टेस्ट में ये होता है कि ग्लाइड दी जाती है। अब ए पे क्या हो रहा है कि ग्लाइड जो है कॉन्वेक्स सेगमेंट पे दी जा रही है, ठीक है, लेकिन इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, मतलब ये तो एक ट्रीटमेंट मेथड है। मैं पहले पहले आपने पहले आपका काम है डिटरमाइन करना डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड। डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड आपने चेक कर लिया ग्लाइड टेस्ट पे, भाई एंटीरियरली किसी को एंटीरियर डायरेक्शन में जो ग्लाइड है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब डिपेंड करता है, तभी मैंने कहा था कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल मैकॉनेल ने दिया था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज है वो कैल्टनबॉर्न ने किया था। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिगर ए और बी दोनों आपके सामने। पहले तो आपने ग्लाइड टेस्ट परफॉर्म किया इन ऑर्डर टू जस्ट डिटरमाइन दैट विच डायरेक्शन हैज अ विच डायरेक्शन द ग्लाइड इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट। अब आपको पता चल गया फिगर ए में कि डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड जो है वो लेट्स सपोज एंटीरियर है। तो वॉट एवर द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड इज, इफ यू आर गिविंग अ ग्लाइड इन ऑर्डर टू परफॉर्म द when you are performing the treatment, when you are treating the that joint basically, तो अगर आपको पता लग गया कि डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंटीरियर है एंड यू हैव टू ग्लाइड द कॉन्वेक्स, उसी को ट्रीट करना है और वो कॉन्वेक्स पार्ट ही है, लेट्स सपोज यू विल गिव द ग्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज कॉन्वेक्स पार्ट है। हमने पढ़ा था ना, वेन एवर द कॉन्वेक्स पार्ट इज मूविंग, द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन या द मूवमेंट ओवर द ट्रीटमेंट प्लान वुड बी अपोजिट। तो जब आप उसको ट्रीट करोगे ना, तो ग्लाइड किस तरफ करोगे, अपोजिट, बिकॉज मूविंग पार्ट इज कॉन्वेक्स। वेन एवर कम टू द बी सेगमेंट, मूविंग पार्ट इज कॉन्केव, तो आप ग्लाइड किस तरफ दोगे, ग्लाइड ऑफ द कॉन्केव सेगमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मतलब अगर रिस्ट्रिक्टेड
ज्वाइंट जो है साइनोवियल ज्वाइंट का रिस्ट्रिक्टेड जो डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है, डिपेंड करता है कि आप किस सरफेस को ग्लाइड देते हो। अगर आप कॉन्वेक्स पार्ट को मूव कराते हो, कॉनकेव को फिक्स रखते हो, तो कॉन्वेक्स पार्ट उस तरफ ग्लाइड करोगे जिस तरफ रिस्ट्रिक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्लाइड करोगे। और जब आप कॉनकेव पार्ट को मूव करते हो, कॉन्वेक्स को फिक्स करना है, तो कॉनकेव में ग्लाइड किस डायरेक्शन में दोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जिस तरफ रिस्ट्रिक्शन है उसी तरफ ग्लाइड करोगे। एज यू कैन सी ऑन द बोथ पिक्चर, इन पिक्चर ए we are giving a glide on a convex part, so you will give the glide in the opposite direction of restriction. Coming to the picture B, moving part is the concave, so you will give glide in the direction of restriction. As you can see the arrow, पिक्चर ए में ग्लाइड की डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। कमिंग टू द फिगर बी, द डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड इज एंड डायरेक्शन रिस्ट्रिक्शन, दे बोथ आर सेम इन डायरेक्शन। so this is how you deal whenever you have to give the glide in order to determine the direction of restriction या direction of restricted gliding। ठीक है, so this number one, coming to the glide test. So in a case of restricted gliding, we apply a passive translated gliding movement firstly in the all possible direction, और उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि डायरेक्शन किस ग्लाइडिंग जो है किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद ग्लाइड टेस्ट इज आल्सो परफॉर्म्ड, इज आल्सो प्रेफर्ड, मतलब प्राइमरली you were determining the direction of restricted gliding just to evaluate, just to examine. Now you are performing the gliding in order to restore, in order to treat that joint. This is how you basically deal. This is a glide test which is called a direct method, जिसके दो एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। दी यू हैव अ लोड एंड शिफ्ट टेस्ट एंड यू हैव एप्रीहेंशन टेस्ट, उसका भी फार्मूला यही है। नंबर टू रूल, कैल्टन बॉर्न कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल, और मेरे ख्याल से ये लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल क्या करता है कि एक सरफेस आपका कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉन्केव है, एक ज्वाइंट सरफेस, एक ज्वाइंट की बात हो रही है। तो वट एवर द मूविंग पार्ट इज, वेन एवर द मूविंग पार्ट इज कॉन्वेक्स, लेट सपोज द मूवमेंट over the against the treatment plan would be opposite in direction, ठीक है। and when the moving part is concave, the movement over the with respect to the treatment plan would be same in direction. How? जब भी मैंने आपको बताया था शोल्डर की, जब आप एब्डक्शन करते हो तो ड्यूरिंग द शोल्डर एब्डक्शन मूविंग पार्ट कौन सा है? कॉन्वेक्स। और कॉन्केव क्या है? कॉन्केव है ग्लिनोइड, जो कि आपका ट्रीटमेंट प्लान है। तो जब आप मूवमेंट करते हो बेसिकली, तो शोल्डर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? अपवर्ड। लेकिन इंटरनली जो ह्यूमरल ग्लाइड कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है? डाउनवर्ड। आर दे इन अपोजिट डायरेक्शन? ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वेन एवर यू डील विद द convex part moving, the movement would be opposite in direction with respect to the treatment plan. And same wise come to the elbow joint. Elbow joint में जो trochlear part है, मैं आगे दिखाता हूँ, ये रूल नंबर 2 है। तो आर वी डन विद द रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि वेन एवर द मूविंग पार्ट इज कॉन्वेक्स, द मूवमेंट ऑफ द बोन with respect to the treatment plan would be opposite in direction. Simple as that. That's the one rule. So in order to rule understand this rule, you need to look at the following point, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बोन मूवमेंट और ग्लाइडिंग के बीच की एक रिलेशनशिप है। बोन मूवमेंट मतलब एक्टिव मूवमेंट जो आप कराते हो, लाइक एक्टिव एल्बो फ्लेक्स, आपकी कहीं भी ले लो, एल्बो नहीं किसी भी ज्वाइंट पे ले लो, वॉट एवर द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, डिफ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। और ग्लाइडिंग क्या है? आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट। सो दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली बिटवीन द ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देन this rule is not applicable in all joints in the body, especially spine वगैरह में। especially this is rule is for the synovial joints, जहाँ पे एक पार्ट कॉन्वेक्स हो और दूसरा कॉन्केव हो, ठीक है। then this rule is applicable when you move one surface and keeping the other one stable, मतलब एक पार्ट को आपने मूव करना, let's suppose the whole joint is moving, so this rule may not be applicable. You have to keep stabilized one segment and then you have to allow the other segment to move. And then the joint articular surface must be the convex and concave. दोनों convex हैं, convex है दोनों. This rule is not applicable. One must be convex, other must be concave. And then if the gliding restriction is by the tissue outside the joint, this may skew या मतलब may deviate your finding. मतलब अगर gliding restriction bone की तरफ से नहीं आ रही, किसी मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो मे भी, क्योंकि ग्लाइडिंग और आपकी जो भी जॉइंट मोबिलाइजेशन है वो बोन के ऊपर होती है, मसल्स के ऊपर नहीं होती, ठीक है। तो यू आर डीलिंग with the those joint where the restriction is bony, then this rule, this convex concave rule, this gliding will give you the result. But whenever the restriction is coming from outside the structure like muscle, etc. फॉर इंस्टेंस किसी की सर्वाइकल की हाइपोमोबिलिटी है, लेकिन वो मोबिलिटी प्योरली आ रही है ट्रेपेजियस मसल्स की वजह से, तो आप कितनी भी ग्लाइडिंग करें मे भी आपको रिजल्ट ना मिले, ठीक है। इज दैट क्लियर? जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके, तो दिस इज द ट्रीटमेंट डायरेक्शन एज यू कैन सी। अगर आप इस पिक्चर को डिटेल में देखना चाहें तो ग्लाइडिंग हमेशा ट्रीटमेंट प्लान के पैरेलल होगी। मैंने 90 एंगल भी मेंशन की हुई है। और जो डिस्ट्रैक्शन और ट्रैक्शन है, अप्रोक्सीमेशन कंप्रेशन और जो डीकम्प्रेशन है, या कंप्रेशन और ट्रैक्शन जो है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और जो ग्लाइडिंग है मिसाल के तौर पर, वो हमेशा पैरेलल होगी। ट्रीटमेंट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस रूल। रूल नंबर वन कॉन्वेक्स रूल है। कॉन्वेक्स रूल क्या कहता है कि वेन एवर द कॉन्वेक्स पार्ट इज मूविंग, मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। अब आपके सामने एक पिक्चर है, एज यू कैन सी। ये शोल्डर एब्डक्शन है। जब आप शोल्डर एब्डक्शन करते हो तो एक ह्यूमरस जो मूवमेंट करती है, ह्यूमरस का प्रोक्सिमल पार्ट शोल्डर जॉइंट बनाता है, ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट एल्बो जॉइंट बनाता है। तो आप ये समझे कि जो एब्डक्शन है वो एक्टिव मूवमेंट है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। और जो ग्लाइडिंग है वो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। तो दिस रूल इज रिलेशनशिप बिटवीन द बोन मूवमेंट एंड ग्लाइडिंग, या ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक। तो वेन एवर यू डू एब्डक्शन, तो आपका ह्यूमरस की मूवमेंट किस तरफ होती है? डिस्टल पार्ट की, अपवर्ड होती है। आपका बाजू ऊपर जाएगा तो आप उसको एब्डक्शन कहते हो ना। मीन वाइल जब आप इंटरनली, तो ये जो एब्डक्शन है ये क्या है? ऑस्टियोकाइनेमेटिक है, एक्टिव मूवमेंट है, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है। जब ऑर्थोकाइनेमेटिकली आप अंदर देखोगे, ग्लाइड किस तरफ होती है? डाउनवर्ड, इंफीरियरली। तो व्हेन यू लुक एट कि ऑस्टियोकाइनेमेटिकली बोन इज गोइंग अपवर्ड, आर्थ्रोकाइनेमेटिकली the bone, your humeral head is coming downward, so they are in opposite direction because moving part is convex। क्योंकि आप ग्लिनोइड को मूव नहीं करा रहे, आप सिर्फ कॉन्वेक्स को मूव कर रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको और भी दे सकता हूँ। स्क्वेटिंग के, जब आप स्क्वाट करते हो, घुटनों के बल बैठते हो, मतलब नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन से 90 डिग्री पे बैठने की कोशिश करते हो, तो आपके जो टिबियल प्लेटू हैं, जो टिबिया के पार्ट हैं, वो कॉन्केव है, ठीक है। और जो फीमरल कंडाइल्स हैं वो कॉन्वेक्स हैं। तो वेन एवर यू ट्राई टू सिट एट अ 90 डिग्री, जब आप बैठने की कोशिश करते हो, तो आपके फीमर का प्रोक्सिमल पार्ट नी जॉइंट बनाता है, सॉरी हिप जॉइंट बनाता है, और डिस्टल पार्ट नी जॉइंट बनाते हैं। अब जो मूवमेंट हो रही है ये डिस्टल पार्ट पे हो रही है, ठीक है। तो वेन एवर यू ट्राई टू सिट, जब आप बैठने की कोशिश करते हो, तो जो प्रोक्सिमल पार्ट है, लेट सपोज, वो किस तरफ जाएगा? जो आपके हिप जॉइंट है वो पीछे की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है, पोस्टीरियरली। और जो डिस्टल पार्ट है जो बेसिकली नी जॉइंट बनाता है, उसमें मूवमेंट किस तरफ होनी चाहिए? उसूलन एंटीरियरली। इसीलिए टिबिया जो फीमर है, इट ग्लाइड्स एंटीरियरली वेन एवर यू ट्राई टू सिट फ्रॉम स्टैंडिंग पोजिशन। और इसका रिवर्स करो तो दे रोल बेसिकली एंटीरियरली, एंड वेन एवर यू कम फ्रॉम सिट टू स्टैंड, जब आप बैठक पोजिशन से उठने की कोशिश करते हो, तो आपका जो प्रोक्सिमल पार्ट है, हिप जॉइंट, किधर आएगा? वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे। और मीन वाइल अपवर्ड, मतलब मीन वाइल जो फीमरल कंडाइल्स हैं वो पोस्टीरियरली ग्लाइड करेंगे। सो anterior glide promote the knee flexion whenever you try to sit from standing to sitting, and the posterior glide promote the extension whenever you come from sitting to standing। this is how you need to understand कि however they opposite। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स पार्ट कौन सा है? फीमरल के कंडाइल। और कॉन्केव कौन से? टिबियल प्लेटू। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। वैसे तो शोल्डर एब्डक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल। तो एक और एग्जांपल मैंने दिया हुआ शोल्डर एब्डक्शन का, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ये मैंने दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है आपका। नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर ए। जब आप 90 डिग्री पे हो, बैठे हुए हो, उठने की कोशिश करोगे, तो उठने की जब कोशिश करोगे तो फीमरल कंडाइल किस तरफ रोल करेंगे, ग्लाइड करेंगे? पोस्टीरियरली, ठीक है। आप उठने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप बैठने की कोशिश करोगे, पिक्चर नंबर बी, तो किस तरफ ग्लाइड करेंगे? एंटीरियरली। सो द एंटीरियर ग्लाइड प्रोमोट द फ्लेक्शन एंड पोस्टीरियर ग्लाइड प्रोमोट द एक्सटेंशन। So this principle is also important to understand when designing the exercises as well। अब आपके पास शोल्डर जॉइंट की एब्डक्शन रिस्ट्रिक्टेड के साथ कोई क्वेश्चन आए, आप इंफीरियर ग्लाइड किस बुनियाद पे कहते हो? किस तरह किसी डॉक्टर को, प्रोफेशनल को आप एक्सप्लेन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव। आप उनको बोलोगे कि जब शोल्डर एब्डक्शन होती है, ह्यूमरल हेड मस्ट गो डाउनवर्ड। और अगर किसी की इंफीरियर ग्लाइड या किसी का शोल्डर जॉइंट फ्यूज्ड है, तो उसकी एब्डक्शन अगर रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें कौन सा ग्लाइड आप प्रेफर करोगे? इंफीरियर ग्लाइड। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन देम। कम टू द रूल नंबर टू। रूल नंबर टू ये कहता है कि वेन एवर द मूविंग पार्ट इज कॉन्केव, अब कॉन्वेक्स स्टेबल है, मूविंग पार्ट हमारे पास कॉन्केव है, तो द डायरेक्शन ऑफ ऑस्टियोकाइनेमेटिकली एंड ऑर्थोकाइनेमेटिकली वुड बी इन सेम डायरेक्शन। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल, ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट। लेट्स लुक एट द पिक्चर। अब आप रेड जो आपका एल्बो जॉइंट है, स्पेशली ह्यूमरो रेडियल नहीं, ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान जो है बेसिकली। अब आप ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान देखें, तो ह्यूमरस में हमारे पास ट्रोकुलर पुली होती है, नॉच होती है, ट्रोकुलर पुली होती है,
और आपके पास कैपिटोलम होता है। कैपिटोलम आपका रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है। जब आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हो, उस पे तो हम नहीं जा रहे। जो ट्रोकुलर पुली है, ट्रोकुलर नॉच है, ट्रोकुलर प्रोसेस है, ट्रोकुलर प्रोसेस किसका पार्ट है? जो कॉन्वेक्स है, ह्यूमरस का पार्ट है। और ट्रोकुलर नॉच किसका पार्ट है? अल्ना का पार्ट है। अल्ना पे एक नॉच होती है, एक सी शेप एंगल होती है, जिसको आप कहते हो ट्रोकुलर नॉच, जो आर्टिकुलेट करती है ट्रोकुलर प्रोसेस ह्यूमरस के साथ इन ऑर्डर टू मेक ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। वी आर फोकसिंग ऑन दैट, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्केव पार्ट कौन सा है? अल्ना। और कॉन्वेक्स कौन सा है? ह्यूमरस। ह्यूमरस का ट्रोकुलर प्रोसेस, दोनों का नाम सेम है। और अल्ना का ट्रोकुलर, लेकिन नॉच है। नॉच मतलब सुराख, सॉरी, नॉच मतलब स्पेस, इनडायरेक्टली यू कैन हॉलो स्पेस, ठीक है। तो द कॉन्केव पार्ट कौन सा है? ठीक है, आपका अल्ना। और कॉन्वेक्स कौन सा है? आपका ह्यूमरस। तो वेन एवर यू डू द एल्बो फ्लेक्शन, जब आप एल्बो फ्लेक्शन करते हो, तो अल्ना का जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो एल्बो जॉइंट बनाता है, डिस्टल रेडियल रिस्ट जॉइंट बनाता है, रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है, ठीक है। सॉरी, रिस्ट जॉइंट बनाता है, ठीक है। डिस्टल रेडियो अल्नर भी बनता है, लेकिन यू फोकस ऑन द रिस्ट जॉइंट। तो प्रोक्सिमली इट आर्टिकुलेट विद द एल्बो जॉइंट वाया ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। तो वेन एवर यू डू द एल्बो फ्लेक्शन, जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करते हो, तो रिस्ट किस तरफ मूव करेगी? अपवर्ड, टूवर्ड द शोल्डर जॉइंट। एग्री? अपवर्ड। तो मीन वाइल जब आप रिस्ट को एल्बो की फ्लेक्शन करते हो, रिस्ट ऊपर की तरफ जाती है, ट्रोकुलर नॉच भी ऊपर की तरफ आर्टिकुलेट करती है, मूव करती है ओवर द ट्रोकुलर प्रोसेस ऑफ ह्यूमरस। So they are both in same direction. And when you become the reverse, when you do the elbow extension from a full flexion position, the wrist comes downward. And meanwhile, trochlear notch also articulate posteriorly or inferiorly downward with respect to the trochlear process of humerus. So this is how you do. So look at the picture. जब आप indicate करते हो, मैंने arrow से इसको indicate किया हुआ है। During the elbow flexion, trochlear process जो है, trochlear notch जो है, वो upward movement move करती है। तो osteokinetically, orthokinetically, they both are in same direction with respect to the treatment plan. ट्रीटमेंट प्लान किसके ऊपर होगा? कॉन्केव सरफेस पे, मतलब किस पे होगा? अल्लाह पे। तो ट्रीटमेंट प्लान आल्सो गोज अपवर्ड। मीन वाइल ऑस्टियोकाइनेमेटिकली बोन गोज आल्सो अपवर्ड। तो अब इस पेशेंट को जब आप ट्रीट करोगे, लेट सपोज, तो डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग वुड बी टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये चीज हमेशा याद रखनी है। सो यू कैन से कि एंटीरियर ग्लाइड, अपवर्ड ग्लाइड कह लो या सुपीरियर ग्लाइड कह लो। सुपीरियर ग्लाइड प्रोमोट्स द एल्बो फ्लेक्शन and downward inferior glide promotes the elbow extension. This is how you can understand. I wish the both rules are, rule 1 and 2 are done. So we don't have another example properly. Authentic convex rule का तो मिल जाता है। कॉन्केव के लिए अल्ला ह्यूमरो अल्नर जॉइंट इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। मजीद आप इसकी एनाटॉमी से पढ़ लीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ग्रेड्स ऑफ द ट्रांसलेटेड मूवमेंट। के ट्रांसलेटेड जो मूवमेंट्स होती है उसके ना ग्रेड्स होते हैं, जिस तरह मेटलन के ग्रेड होते हैं। तो नॉर्मल ग्रेड कौन से हैं? वैसे केल्टन बॉन्ड के हिसाब से 3 ग्रेड है। मेटलन जो जियोफी मेटलन था, उसके हिसाब से ग्रेड 5 है। लेकिन केल्टन बॉन्ड ने उसको 3 ग्रेड में डिवाइड किया है, और जो कि फाउंडिंग कह लें कि एक बेसिस बना आगे चल के ग्रेड्स को डिवाइड करने के लिए। तो नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ ट्रांसलेटरी, ये जो हम पढ़ते हैं मोबिलाइजेशन वगैरह, उसके 3 है। कैसे हैं? ज्वाइंट प्ले मूवमेंट्स, दे आर फर्दर द नो डाउट हैविंग ग्रेटेस्ट, and therefore they are very easy to produce and to get the result and palpate at all. But whenever a joint in a resting position, what about the joint resting position में joints के जो ligaments और muscles हैं वो relax होंगे। तो come to the grade 1 क्या है? grade 1 का नाम है loosening। तो इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई किया जाता है, जो प्रोबेबली कोई भी एप्रिशिएबल जॉइंट सेपरेशन नहीं करेगा। मतलब इतनी स्मॉल ट्रैक्शन फोर्स आप अप्लाई करते हो, लेट सपोज कि आपको विजिबली फिजिकली तौर पे कोई मूवमेंट फिजिकली भले ही ना देखे कि जॉइंट आर्टिकुलर सरफेस बाकायदा दूर हो गया एक दूसरे से, नो, उसको हम कहेंगे लूजनिंग। तो ए स्मॉल ट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइज विच प्रोड्यूसेस निग्लिजिबल या नॉट एप्रिशिएबल जॉइंट सेपरेशन मूवमेंट। But great traction is basically what is the purpose is used to reduce the friction between the joint surfaces. एक joint surfaces इतने आपस में फ्यूज्ड हैं और वो आपस में रगड़ खा रहे हैं, आप उसको इतना फोर्स दो कि फिजिकली कोई मूवमेंट, फिजिकली कोई सेपरेशन भले ही ना दिखे, लेकिन इतना गुजारा हो जाए कि उनके दरमियान फ्रिक्शन भी ना हो। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एट अ जॉइंट आर्टिकुलर सर्फेसेस, you need to give the grade 1 traction force, which is also called the loosening. Coming to the grade 2, grade 2 is basically reverse of the loosening is the tightening. वो क्या है? इनिशियली क्या होता है? मूवमेंट इंगेजेस द स्लैग विद इन द टिश्यू। जब आप थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हो, ग्रेड 1 ट्रैक्शन आपने फोर्स दिया, तो थोड़ी बहुत तो इंगेजमेंट होगी ना। इंगेजमेंट किस किस की होगी? जो विद इन द टिश्यू सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं,
लाइक लिगामेंट, मसल, उनमें टेंशन तो थोड़ी बहुत आएगी, ठीक है, नो डाउट। स्लैग भी विद इन द स्ट्रक्चर जनरेट होगा, टेंशन डेवलप होगी विद इन द इनिशियल स्लैग जोन। उसी ये जो ट्रैक्शन जनरेट हुई, सॉरी नॉट ट्रैक्शन, बट वो जो टेंशन जनरेट हुई मसल्स में या स्ट्रक्चर में, तो उसके इनिशियल जोन को स्लैग जोन कहा जाता है। मतलब आप समझ लो कि एक किसी स्ट्रक्चर को आप ट्रैक्शन दे रहे हो, किसी का फर्स्ट टर्मिनल है, किसी का लास्ट टर्मिनल है, हर जोन के दो टर्मिनल। तो जैसे ही आपने वो स्लैग टेंशन के अंदर फील किया, एक प्रेशर, एक रेजिस्टेंस, जितना टोन होती है, टोन फील हुई, टोन तो नहीं कह सकते, टोन तो पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है, टेंशन जिस तरह फील हुई उसके इनिशियल जोन में, उसको स्लैग जोन कहा जाता है। तो विद इन द स्लैग जोन ग्रेड टू ट्रैक्शन, ग्रेड टू जो है वो दिया जाता है। तो ग्रेड टू रेंज इनिशिएट कर देती है, उसके बाद आप उसमें पैसिव मूवमेंट अप्लाई करते हो, लेकिन मिनिमल रेजिस्टेंस आपको उसमें फील होती है, तब आप उसको कहोगे। क्योंकि पहले तो आपको एप्रिशिएबल कोई भी चीज फील नहीं हो रही, तो इसीलिए आप उसको ग्रेड वन का नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पर बाकायदा आपको रेजिस्टेंस इनकाउंटर होगी, फील होगी मिनिमल रेजिस्टेंस के साथ, और प्रोग्रेसिवली ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सिलेक्ट जोन से लेके नेक्स्ट जोन में आ जाएगी, जब आपको लगे कि अब मिनिमल रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस फील हो रही है विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सराउंडिंग द जॉइंट्स। नाउ इट कम्स इनटू द ट्रांजिशन जोन। फिर ये ट्रांजिशन, लेकिन दोनों जोन ग्रेड टू के, इनिशियल जोन जिसमें मिनिमल रेजिस्टेंस फील होगी, और जब प्रोग्रेशन आएगी इस रेजिस्टेंस में, तो वो ट्रांजिशन जोन में चला जाएगा, जिसको जो फर्दर टेंशन देगा, फर्दर इट टेंसेस द स्ट्रक्चर बेसिकली, so that ultimately result in the increased resistance। अब उसमें रेजिस्टेंस, मजीद टेंशन डेवलप होगी, और प्रैक्टिशनर अच्छी खासी रेजिस्टेंस फील करेगा। दैट वुड बी द ट्रांजिशन जोन ऑफ द, बट स्टिल ग्रेड टू। एंड देन एज अ ग्रेड टू मूवमेंट अप्रोचेस टू इट्स लिमिट, जब ये ट्रांजिशन रेजिस्टेंस बाय द प्रैक्टिशनर अपनी पीक लिमिट पे पहुंच जाएगा, अपनी हद तक पहुंच जाएगा कि इससे ज्यादा मजीद उसको रेजिस्टेंस फील हो रही है, जब ग्रेड टू कहेगा कि मैं थक गया हूँ मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस कर करके, रेजिस्टेंस देते देते, देयर दैट द नोटेबल रेजिस्टेंस इज द फर्स्ट स्टॉप। मतलब मैं फिर से अगर इसको एक्सप्लेन करूं, कि जैसे ही थेरेपिस्ट ने लूजनिंग ग्रेड में था, तो एक एप्रिशिएबल कोई भी नोटेबल सेपरेशन ज्वाइंट आर्टिकुलर सरफेस में नहीं हो रही थी, और अच्छा खासा सही जा रहा था, लेकिन टेंशन भी नहीं थी, तो वो ग्रेड वन लूजनिंग का नाम था। जब उसने मजीद उसको सेपरेट करना शुरू किया, लेट सपोज, तो उसको एक नोटेबल रेजिस्टेंस फील हुई, कि लेकिन शुरुआत में थोड़ी बहुत मिनिमल रेजिस्टेंस फील हुई, उसको उन्हें ग्रेड टू का स्लैग जोन का नाम दे दिया। और आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ग्रेड टू स्लैग जोन क्या है, कि मिनिमल टेंशन अराउंड इन अमंग द स्ट्रक्चर सराउंडिंग दैट ज्वाइंट, जहाँ पे ये मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। उसके बाद वो रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि उसका नाम ट्रांजिशन जोन, फ्रॉम द स्लैग जोन से ट्रांजिशन जोन पड़ गया। लेकिन वो रेजिस्टेंस इतनी प्रैक्टिशनर को बाकायदा ज्वाइंट के अराउंड फील हुई कि इसके स्ट्रक्चर मुझे रोक रहे हैं, जिस तरह स्पास्टिक चीज कोई होती है, इतना रोक रहे हैं, दैट फर्स्ट टाइम दैट नोटेबल स्टॉप इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टॉप। और वो जो फर्स्ट स्टॉप है ना, विच इज, जिसको उसको नाम दिया, वो फर्स्ट स्टॉप इज बेसिकली, अब इतनी नोटेबल रेजिस्टेंस प्रैक्टिशनर को फील हुई है इसके स्ट्रक्चर्स में जो ज्वाइंट को सराउंड कर रहे हैं, इसीलिए उसको नाम उसने दे दिया फर्स्ट स्टॉप, विच बिकम्स नोटेबल। ठीक है, एंड देन इट्स कम्स टू स्ट्रेचिंग। उसके बाद भी फर्स्ट स्टॉप नोटेबल रेजिस्टेंस के बाद भी अगर उसने उसको मजीद रेजिस्टेंस दी हुई, अगर मजीद उसके ऊपर ट्रैक्शन अप्लाई किया, दैट स्ट्रक्चर विल गो इनटू द स्ट्रेचिंग। अब वो स्ट्रेचिंग कहलाएगी। ठीक है, आई विश। देन कम टू द ग्रेड थ्री, दैट इज द स्ट्रेचिंग। अब मूवमेंट जो हो रही थी स्लैग जोन में, वो तो बिल्कुल मिनिमल रेजिस्टेंस के साथ ही वो तो खत्म होगी। उसके बाद वो टिश्यू फुली टाइट हो गए। ठीक है, तभी टाइट हो गए, प्रैक्टिशनर को फील हुआ, नोटेबल आ गया, फर्स्ट स्टॉप हो गया। नाउ द टिपिकली बियॉन्ड द ट्रांजिशन जोन, अब ट्रांजिशन जोन तक जो भी रेजिस्टेंस प्रैक्टिशनर को फील हो रही थी, उसने उसको फर्स्ट नोट का नाम दिया। when you go beyond that transition zone, when you go beyond that first stop, the maximum resistance felt by the practitioner, now that structure you call कि अब ये stretch हो रही है। So now as you can see the line beyond the transition zone, इस phase में क्या होता है, now you apply the grade three, that is the stretching force। अब वो structure बाकायदा stretch होगी, and then फिर आप उसको sustain रखो। It all depend upon you, upon your need, upon the demand of the technique। So that grade three stretching force over an adequate duration, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव है उन स्ट्रक्चर्स को इलोंगेट करने के लिए, बगैर किसी नुकसान के। इज दैट क्लियर? सो वी आर डन विद द थ्री ग्रेड्स ऑफ द कल्टन बोन। दीज आर द ग्रेड्स ऑफ द ट्रांसलेटेड जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, so grade 1 to 3 accordingly। Then what we have to do, we have to, the therapist has to palpate the resistance to the normal movement। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था
कि ग्रेड 2 में क्या हो रहा था कि मिनिमल रेजिस्टेंस प्रैक्टिशनर को पहली पहली बार फील होगी कि अब रुकावट शुरू हो रही है, लेट सपोज, ठीक है। उसको नाम दे दिया इनिशियली मिनिमल रेजिस्टेंस के साथ ग्रेड 2 का सिलेक्ट जोन। देन वी हैव अ ग्रेड 2 का ट्रांजिशन जोन, जहां पे एक नोटेबल, नोटेबल मतलब निग्लिजिबल नहीं, नोटिसेबल, भाई अब बाकायदा रेजिस्टेंस फील हो रही है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, दैट इज द ट्रांजिशन जोन। तो यहाँ पर आप उसको कैलकुलेट करते हो और ट्रांजिशन जोन में आप उसको नाम देते हो नोटेबल का, जिसके बियॉन्ड अगर आप गए तो वो स्ट्रक्चर स्ट्रेच हो जाएगी। तो ग्रेड 1 2 की बात हो रही है कि ग्रेड 1 में क्या हो रहा था, 1 एंड 2 में सिलेक्ट जोन में एक सेंसेस ये हो रही थी कि देयर इज अ समथिंग लिटिल निग्लिजिबल या काइंड ऑफ द नो रेजिस्टेंस। लेकिन उसके बाद ग्रेड 2 के ट्रांजिशन जोन तक जब पहुंचता है तो थेरेपिस्ट को सेंस करता है वो कि अब एक नोटेबल चीज रेजिस्टेंस आने लगी है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगी है, जहां पर उसको उसने नाम दिया एट द फर्स्ट स्टॉप। और उसके बाद भी अगर थेरेपिस्ट जो है फर्स्ट स्टॉप पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस फील करता है, और उसके बावजूद भी अगर उसके बाद वो चला जाए तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रेचिंग जोन में आ जाता है। तो स्ट्रेचिंग बेसिकली अकर बिहाइंड दिस फर्स्ट नोटेबल या बिहाइंड द ट्रांजिशन जोन, जहां पर अच्छा खासा स्ट्रक्चर स्ट्रेच होती है। पर आप उस स्ट्रेच को कितने सेकंड रखो, कितने मिनट्स रखो, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग पे। तो दिस इज हाउ वी डील। सो मोबिलाइजेशन जो हम करते हैं बेसिकली पेन रिलीफ के लिए, वो हमेशा सिलेक्ट जोन में दिया जाता है, ना कि स्ट्रेचिंग जोन में। तो जो कैल्टन बोन ने 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया था, उसका पर्पस भी यही है कि ग्रेड 1 2 मोबिलाइजेशन जो दे आप सकते हो, वो हमेशा आप सिलेक्ट जोन में देते हो कि वहां पर मिनिमल रेजिस्टेंस होती है या निग्लिजिबल होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। So this is especially important in sense of the hypermobility, since moving further could inquire an undiagnosed hypermobile joint that is typically the locked in a positional fault, etc. तो इन zones को पढ़ना बहुत ही लाजम होता है, क्योंकि किसी का अगर ट्रांजिशन जोन आपको फील नहीं हो रहा तो उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेचिंग देना फजूल हो जाएगा इनडायरेक्टली। until and unless you don't feel the first stop, you don't feel the transition zone, you can't stretch any structure. Is that clear? तो कम टू द, लेट मी डू द सेटिंग। अच्छा, नॉर्मल ग्रेड्स के बाद वी हैव अ पैथोलॉजिकल ग्रेड्स। नॉर्मल ग्रेड्स पढ़ लिए, जस्ट लाइक आपका ये जो लूजनिंग, टाइटनिंग एंड स्ट्रेचिंग। पैथोलॉजिकल ग्रेड जिस तरह एंड फील होती है, फिर हमारे पास नॉर्मल एंड फील 3 है, सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड, उस तरह एबनॉर्मल एंड फील्स हमारे पास होती हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ज्वाइंट पैथोलॉजी, अगर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ट्रांसलेटेड ज्वाइंट मूवमेंट आ रही हैं, वो पैथोलॉजिकल कहलाएंगे, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी भी ग्रेड्स मौजूद हैं, but in the presence of any joint pathology. So in the presence of any joint pathology, जो क्वालिटी ऑफ एंड फील है वो भी चेंज हो जाती है, तो आपके जो ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट है वो भी चेंज हो जाएंगे। अब एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल इन अ प्रेजेंस ऑफ अ मार्क्ड हाइपोमोबिलिटी, जब अच्छी खासी हाइपोमोबिलिटी हो किसी ज्वाइंट में, स्लैक जो है वो पहले ही ले दिया जाता है पैथोलॉजी की मौजूदगी में। तो स्लैक पहले ही आ जाता है, हालांकि स्लैक को आना चाहिए ग्रेड 2 में। इट इट इज टेकन अप द सूनर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से वो पहले आ गया, लेट सपोज, तो ट्रांजिशन जोन भी पहले आ जाएगा, इनडायरेक्टली आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। तो द ग्रेटर फोर्स मे बी नेसेसरी टू नलीफाई द इंट्राआर्टिकुलर कंप्रेशन फोर्स। तो इनडायरेक्टली अगर मैं इसको सम अप करूं, तो पैथोलॉजिकल ग्रेड्स क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ज्वाइंट पैथोलॉजी, ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट भी वेरी करते हैं, एबनॉर्मल पैटर्न आ जाता है, और आपका जो एंड फील है वो भी चेंज आ जाता है, ठीक है। तो दीज आर द पैथोलॉजिकल, इनके कोई नाम वगैरह नहीं है, लेकिन पॉसिबल कॉजेज जरूरी हैं और कुछ एग्जाम्पल जरूरी हैं। सो देर आर द सम एग्जाम्पल। आपका आपसे कोई पूछे ना भाई क्यों आएंगे पैथोलॉजिकल ग्रेड्स, तो आप उनको बता सकते हो इन कंडीशन की मौजूदगी में, लाइक सीवियर हाइपोमोबिलिटी है, हाइपर मोबिलिटी है, ज्वाइंट की इनस्टेबिलिटी है, ज्वाइंट कॉन्ट्रेक्चर है, डिस्क काइनेसिस है, गेट डिसफंक्शन है। दीज आर द पॉसिबल एग्जांपल्स। तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज भी पैथोलॉजिकल ग्रेड के हिसाब से जाहिर सी बात है चेंज होती हैं। अब यूजिंग द ट्रांसलेटेड ग्रेड, अब हम इनका यूजेस देखते हैं, ग्रेड 1 कहाँ पे यूज करेंगे। जिस तरह मेटलर ने कहा हुआ है, ग्रेड 1 2 फॉर द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म गोल पेन मैनेजमेंट हो गया, मोबिलिटी हो गया, ग्रेड 3 4 रिकवरी के लिए, रेंज ऑफ मोशन के लिए, एक्सेट्रा। इसी तरह करके वो मेटलन को आगे पढ़ेंगे इसी नेक्स्ट लेक्चर्स में। ग्रेड 1 में क्या है, ग्रेड 1 बेसिकली दिया जाता है रिलीफ पेन के लिए विथ वाइब्रेटरी मोशन। क्यों? यहाँ पर मिनिमल या एक निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है, ग्रेड 1 में तो निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है ना, तो आप यहाँ पर वाइब्रेटरी मोशन दे सकते हो। तो ग्रेड 1 ट्रैक्शन इज साइमल्टेनियसली अप्लाइड विद ग्लाइड टेस्ट, हमने ऊपर डिस्कस किया था, एंड देन ग्लाइड मोबिलाइजेशन जो भी आप करना चाहते हो इन ऑर्डर टू reduce the compression force, pain, etc. Indirectly, grade 1 is used to reduce the pain, to relieve the pain, but grade 1 glide के साथ grade 1 traction भी आप दे सकते हो simultaneously. Grade 2 they are used to test joint plate traction के साथ साथ glide movement आप देते हो, ठीक है। तो this is also used for the relief
पेन, बट ये स्लैक जोन में दिया जाता है, ट्रीटमेंट जो है वो स्लैक जोन में दिया जाता है, ना कि ट्रांजिशन जोन में, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि ट्रांजिशन जोन है तो ग्रेड 3 में हम आ जाएंगे। तो ग्रेड 2 जो है वो ट्रांजिशन जोन में दिया जाता है पेन रिलीफ के लिए, लेकिन स्लैक जोन में स्पेशली। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंक्रीज और मेंटेन द मूवमेंट, अगर किसी मूवमेंट को मेंटेन करना है या बढ़ाना है तो वहां पर ग्रेड 2 आप दे सकते हो। जस्ट लाइक एग्जाम्पल वी हैव रिलैक्सेशन, मोबिलाइजेशन, बट दे आर ऑलवेज अप्लाइड विद इन द ग्रेड 2 रेंज। ये याद रखिएगा, ठीक है। देन वी हैव अ ग्रेड 3 विच इज आल्सो टेस्ट ज्वाइंट प्ले बट एंड फील। इसमें क्या होता है, मोबिलिटी को मजीद इंक्रीज करते हो आप स्ट्रक्चर को स्ट्रेच देके, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग है बेसिकली। तो अगर आप पिक्चर देखें, ग्रेड 1 क्या है, लूजनिंग है जिसमें नो रेजिस्टेंस या मिनिमल रेजिस्टेंस। और ग्रेड 2 में दो जोन है, स्लैक जोन है और ट्रांजिशन जोन है। स्लैक जोन में क्या होता है बेसिकली, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है। ट्रांजिशन जोन में सबसे ज्यादा होती है, और जहाँ पे मैक्सिमल मार्क नोटेबल रेजिस्टेंस प्रैक्टिशनर को फील हुए, उसको उसने फर्स्ट स्टॉप का नाम दे दिया, एंड दैट इज द ट्रांजिशन जोन। उस ट्रांजिशन जोन से अगर आप ऊपर गए तो वो स्ट्रेचिंग कहलाएगी। इज दैट क्लियर? सो वी आर डन विद द ग्रेड 3, एंड अल्टीमेटली वी आर डन विद द चैप्टर 3 एज वेल। तो थैंक यू सो मच अगेन। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड डोंट ट्राई टू forget to put your feedback on my YouTube channel, on my social media platform, Center of Melon Therapy. And if you also want any other book that should be given the lectures by me, let's suppose, you also can mention or comment. Thank you so much, and we'll see you in the next lecture another time. Thank you.